हर लड़की की तरह मुझे भी अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने और अभिलाषाएं थी, लेकिन अचानक से अपनी उम्र से बड़ी चेचक के दाग से ढका हुआ चेहरा जो पूरी तरह डरावना था, ऐसे इंसान को पति के रूप में पाकर मुझे उस इंसान के साथ साथ अपने पिता से भी घृणा हो गई थी, जिन्होंने मेरे लिए अवधेश जी को पति के रूप में चुना था। उस वक्त मन में यही विचार आ रहे थे कि अगर मैं पिताजी के लिए इतनी ही बोझ बनी हुई थी तो ऐसे कुरूप व्यक्ति के साथ मेरा ब्याह करने की बजाय मुझे जहर देकर मार ही क्यों नहीं दिया। विवाह से लेकर गृह प्रवेश तक की सारी रस्मों को बड़े बेमन से किसी तरह मैंने पूरा किया। अब तो ना मायके से कोई प्रेम रह गया था और ना ही ससुराल में कोई ऐसा दिख रहा था जिसके लिए मेरे मन में कोई भावना होती। सभी रस्म रिवाज के बाद रिश्तेदार अपने घरों को लौट गए थे। अब उस बड़े से घर में एक भयानक व्यक्ति के साथ मैं अकेली रह गई थी। मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं, लेकिन दिमाग ये गलत काम करने के लिए रोक रहा था। मैंने भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिमाग की बात मान ली और सब कुछ समय पर छोड़ दिया। नवविवाहिता को अपनी पहली रात की बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन मैं शायद वो पहली लड़की थी जो अपनी किस्मत को कोस रही थी और अपनी पहली रात आंसुओं के बीच गुजार रही थी। मैं अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके रोते रोते कब नींद की आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। रात भर रोने की वजह से आंखें सूजी हुई थी। देर से नींद खुलने पर हड़बड़ाहट में उठकर दरवाज़ा खोलकर जब बाहर गई तो देखा अवधेश जी किचन में नाश्ता तैयार कर रहे थे। ना जाने क्यों पहली बार उन्हें इस तरह से देखकर थोड़ी सी सहानुभूति मन के किसी कोने में उत्पन्न हुई, लेकिन फिर उनका चेहरा और अपने विवाह के बारे में सोचकर मन फिर से घृणा से भर गया। फिर से कमरे में लौट आई और अपना बैग ढूंढने लगी जिसमें मेरे कपड़े थे। कुछ फॉर्मल कपड़े अपने लिए निकाल कर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। जब फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा टेबल पर मेरा नाश्ता और एक कप कॉफ़ी रखा हुआ था, जिसे देखकर ये समझ में आ गया कि अवधेश जी मेरे लिए रख कर गए होंगे। भूख तो ज़ोरों से लगी थी, इसीलिए फटाफट नाश्ता किया और जूठे बर्तन लेकर किचन की तरफ आ गई। मेरी नज़र घर में चारों तरफ किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आए। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद बाहर गए हों। उनकी चुप्पी मुझे अरख रही थी। मुझे एक अवसर चाहिए था कि मैं अपने दिल की भड़ास उनके सामने निकाल सकूं और ढेर सारी खरी खोटी सुनाऊं, लेकिन उनका इस तरह से चुपचाप रहना, मेरी किसी भी हरकत पर कोई सवाल नहीं करना, मेरे गुस्से को और बढ़ावा दे रहा था। अकेले उस घर में किस पर अपना गुस्सा निकालती, इसीलिए चुपचाप कमरे में आकर फिर से सो गई। दोपहर को भूख लगने पर फिर से किचन में गई तो देखा मेरा खाना ढका हुआ था। खा पी कर फिर से कमरे में आकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ देर बाद नींद आ गई तो सो गई। अचानक से किचन में हो रही बर्तनों की खटपट की आवाज़ सुनकर नींद खुली तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद अवधेश जी घर वापस आ चुके हैं। बाहर थोड़ा सा झांक कर देखा तो शायद वो किचन में रात के डिनर की तैयारी कर रहे थे। एक बार मन में सोचा कि जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर अचानक से गुस्से के कारण मन को बदलते हुए चुपचाप कमरे में लेट गई। जब अवधेश जी खाना बनाकर टेबल पर रख कर बाहर जाने लगी तो उस वक्त मुझे बहुत ज़ोरों का गुस्सा आया और मैं सीधे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे अचानक से अपने सामने खड़ी देखकर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि क्या बात है अदिति, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दीजिए, मैं मंगवा दूँगा। मैंने गुस्से में कहा कि हाँ, मुझे जहर की ज़रूरत है, मंगा दीजिए, जिसे खाकर मैं कम से कम चैन से मर तो सकूं। मैंने तो गुस्से में अपनी बात कह दी थी, लेकिन अवधेश जी के चेहरे को देखकर लग रहा था कि मेरी कड़वी बातों से उनका मन काफ़ी आहत हुआ है। उन्होंने पहले की तरह शांत रहते हुए कहा कि बताइए आपको क्या कष्ट है, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं अवश्य दूंगा, अवश्य दूर करने की कोशिश करूंगा। अदिति अपने गुस्से के कारण दिन ब दिन और कड़वी होती जा रही थी। अवधेश जी के स्वभाव में सारी बातों को देख सुनकर भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया था। अब वो भी पहले की तरह
शांत रहकर अपने सारे काम करने के पश्चात अदिति की ज़रूरतों का ख्याल रखती। अदिति को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके कहने से पहले ही उसकी ज़रूरत के सारे सामान उसे अपने पति के कमरे में ही मिल जाती थी। इस बीच अवधेश जी ने कभी भी पति होने का अधिकार अदिति पर नहीं जताया। विवाह के बाद अदिति ने अपने पिता से भी बात करना बंद कर दिया था। अदिति के व्यवहार से पिता दुखी तो थे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि अवधेश जी एक ना एक दिन अदिति के मन पर अपनी गहरी छाप अवश्य छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में अवधेश से बेहतर दूल्हा अदिति के लिए कोई नहीं था। भले ही आज अदिति अवधेश जी के बाहरी रूप रंग को देखकर उनसे नाराज़ थी, लेकिन जब वो उनकी आंतरिक खूबसूरती को देखेगी तो उसे अपने पति पर गर्व महसूस होगा। इस बात का उन्हें पूर्ण विश्वास था और इसीलिए उन्होंने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन अदिति और अवधेश जी का रिश्ता वहीं पर रुक गया था। अवधेश जी अपनी तरफ से कोई पहल कर रहे थे और ना ही अदिति कर रही थी। अदिति अपने गुस्से के कारण अवधेश जी से दूरी बनाए हुई थी और अवधेश जी अदिति के गुस्से के कारण उसके सामने आने से बच रहे थे। अदिति को अवधेश जी का इतना शांत रहना भी अखर रहा था। कभी कभी उसे अपना स्वभाव समझ में नहीं आता कि वो जब अवधेश जी से इतनी नफरत कहती है तो उनका उससे बात ना करना क्यों अखर रहा है। सब कुछ अपने नियमानुसार सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन अपनी ही गलती के कारण अदिति सीढ़ियों से गिर पड़ी और उसे काफ़ी चोट आई। घर में इस समय उसे कोई संभालने वाला नहीं था। शाम को जब अवधेश जी बाहर से आए और अदिति को इस तरह गिरा हुआ पाया तो वो घबरा गए और जल्दी से अदिति के पास जाकर उसे गोद में उठाकर वो कमरे में ले आए। डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने चेकअप और दवाइयों के साथ सख्त निर्देश दिया कि अगले 1 सप्ताह तक इन्हें पूरी तरह से रेस्ट करना होगा। अदिति के लिए ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस परिवार में अवधेश जी के सिवा तीसरा कोई नहीं है जिससे वो हेल्प ले सके। अदिति चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर के चले जाने पर थोड़ी देर में अवधेश जी हल्का फुल्का नाश्ता और अदिति की दवाई लेकर कमरे में आए और चुपचाप नाश्ते की ट्रे और दवा अदिति के सामने रखकर वापस कमरे से बाहर चली गई। आज भी अदिति को अवधेश जी का हमेशा की तरह शांत रहना और ना अदिति से कुछ पूछना और ना ही उसे डांटना अदिति को अखर रहा था, क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो वो ज़रूर एक बार अदिति को इस बात के लिए डांटता कि वो ठीक से अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है। लेकिन अवधेश जी चुपचाप अदिति के सभी काम कर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया। इतने बड़े घर में सिर्फ 2 सदस्यों का होना और दोनों सदस्यों में आपसी बातचीत की कमी होना, अदिति की गलतियों के बावजूद अवधेश जी का शांत रहना अदिति को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है, जिसे अब तक अदिति ने कितना कुछ कह डाला था, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने कभी भी अदिति को कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप अदिति के सभी काम समय पर करे जाते थे। सुबह जब अदिति को वॉशरूम जाना था तो उसे जाने में तकलीफ़ हो रही थी। अवधेश जी ने आज पहली बार अदिति के सामने प्रस्ताव रखा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अदिति को न चाहते हुए भी अवधेश जी की मदद लेनी पड़ी। अवधेश जी ने अपने कंधे का सहारा देते हुए जब उसकी कमर में हाथ डालकर उसे उठाने की कोशिश की तो पहली बार अदिति को अवधेश जी का स्पर्श उसके शरीर में सिरहन पैदा कर गया और ना चाहते हुए भी वो अवधेश जी की गहरी आंखों में डूबती चली गई। जबकि अवधेश जी उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम तक पहुंचाने के बाद कमरे में वापस लौट आए थे, लेकिन ना जाने क्यों इतने दिनों से शांत रहकर अदिति की सारी गलत बातों को सुनना, उससे किसी भी तरह का सवाल जवाब नहीं करना और सबसे बड़ी बात इस वक्त चोट लगने के बाद जिस तरह से अवधेश जी उसकी देखभाल कर रहे थे, इन सब बातों को देखते हुए अदिति का मन अवधेश जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वो अवधेश जी जब भी अदिति के सामने आते हैं और उसकी मदद करते तो अदिति का मन कहता कि वो उससे बातें करे, लेकिन उनका शांत रहकर अजनबीपन दिखाना अब उसके मन को तकलीफ़ दे रहा है।
अगले दिन जब अवधेश जी अदिति के लिए सूप बनाकर ले आए तो अदिति ने जानबूझकर सूप के बाउल को उठाकर फेंक दिया, ये कहते हुए कि कितना घटिया सूप बनाया है। वो चाहती थी कि अवधेश जी उसकी जिद के लिए उसको डांटे फटकारे, लेकिन आज भी अवधेश जी चुपचाप शांति से बाहर चले गए। लेकिन अब अदिति ने ठान लिया था कि वो अपनी जिद और शैतानियों से अवधेश जी को मजबूर कर देगी। शाम को जब अवधेश जी घर आए तो अदिति की दवा देते वक्त उन्होंने कहा कि अदिति, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अदिति तो यही चाहती थी कि अवधेश जी उससे बातें करें, उसके पास बैठी। आज अवधेश जी की बातें सुनकर उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी। अवधेश जी पास में पड़ी हुई चेयर पर बैठते हुए कहते हैं कि देखो अदिति, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, ये मैं जानता हूँ। मैं कुरूप हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे अंदर क्या देखा जो उन्होंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मुझे पसंद किया। विवाह के वक्त गुरुजी ने वादा लिया था कि मैं तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखूं, जिसकी वजह से अब तक मैं अपने इस रिश्ते को ज़बरदस्ती खींच रहा था। लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ। इसीलिए अब मैंने फैसला ले लिया है कि मैं तुम्हें अपने बंधन से आज़ाद कर दूंगा, और इसके लिए मैंने कोर्ट में तलाक के पेपर के लिए अर्जी दे दी है। अब तुम जल्दी ही इस कुरूप पति और इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी। आज अवधेश जी की बातें अदिति को किसी वज्रपात से कम नहीं लग रही थी। अदिति भावना शून्य होकर अवधेश जी की तरफ एकटक देख रही थी। जी, आज अदिति को अपनी तरफ लगातार इस तरह देखती हुई पाकर अवधेश जी उसकी चेतना वापस लाने के लिए उसका नाम लेकर पुकारते हैं। अदिति की चेतना वापस आ गई थी, लेकिन कुछ देर पहले अवधेश जी की कही गई बातें अदिति को इतना गुस्सा दिलाती हैं कि अपने पैर पर लगे चोट की परवाह न करते हुए वो ज़बरदस्ती ज़मीन पर खड़ी होकर अवधेश जी के कुर्ते के कॉलर को पकड़ते हुए उन्हें झकझोरती हुई कहती है कि आप मुझसे छुटकारा चाहते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब मैं आपसे छूट कर भागना चाहती थी, तब तो आपने मुझे अपने से बांध कर रखा, और अब जब मैं आपकी आंतरिक खूबसूरती को देखकर आपसे स्वयं बंधना चाहती हूँ, तो आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने बाहरी खूबसूरती को महत्व दिया, लेकिन आपके साथ रहकर जब से मैंने आपको जाना है, मैं आपके रंग में रंगती चली गई हूँ। आज मुझे अपने पिता के लिए हुए फैसले पर गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने मेरे लिए आप जैसे गुणवान व्यक्ति को चुना, जो शायद मैं कभी ना ढूंढ पाती। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे पति से गुणवान और सुंदर व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। अवधेश जी आज अदिति की बातों को सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करें। अदिति उन्हें लगातार झकझोरते हुए अपनी बातें कहे जा रही थी और रोते रोते उनके पैरों पर बैठ जाती है। अवधेश जी अदिति को उठाकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहते हैं कि एक बार फिर से सोच लीजिए, आपको इस भयानक और क्रूर व्यक्ति के साथ जीवन बिताना है, इसीलिए कहीं बाद में पछताना न पड़े। अवधेश जी की बातों को सुनकर अदिति जोर जोर से रोते हुए उनके गले लग जाती है। आज अवधेश जी ने अपनी तरफ से पहल करते हुए अदिति को अपनी बाहों में समेट लिया था। तो ये था क्रूर पति मनभावन मन की कहानी, जिसके अंत में अदिति ने अपने पिता के लिए हुए फैसले की वास्तविकता को समझते हुए अपने पति के मनभावन मन को पहचान लिया।